वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पीछे देखा था कि औपनिवेशीकरण, जो उपनिवेश हमारा देश बना, अंग्रेजों का उपनिवेश बना, उसका प्रभाव गांवों पर, देहातों पर, वहां रहने वाले लोगों पर, किसानों पर, शिल्पियों पर। लेकिन आज एक नए अध्याय के रूप में हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक शहर। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। तो दोस्तों, जब हम औपनिवेशिक काल के शहर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बड़े शहरों के नाम उभर आते हैं और ये शहर आज भी मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में जाने जाते हैं। कौन है भाई? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली। तो औपनिवेशिक शहर के रूप में तीन शहरों का विकास सबसे ज्यादा और एक योजनाबद्ध तरीके से, किसका? कलकत्ता का, मुंबई का और चेन्नई का, यानी मद्रास का। तो इन शहरों का विकास हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेजों के आने के बाद या औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद ही भारत में पहली बार शहर बने। भारत में पहले भी शहर थे। अरे, शहर का इतिहास तो हमारे यहाँ इतना पुराना है कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो उस समय भी हमारे पास शहर थे और उस समय भी हम विभिन्न तरह के वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात, आयात सब कुछ करते थे, भवन निर्माण से लेकर सब कुछ। तो शहरों, लेकिन यहाँ जब औपनिवेशिक शासन की बात करते हैं तो भारत में पहले भी कई बड़े शहर थे। कौन था भाई? आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे कुछ शहर थे। अब इन तीनों शहरों के नाम पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि ये मुगल साम्राज्य के बड़े केंद्र थे। आगरा तो शुरू में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, दिल्ली भी राजधानी थी, लाहौर भी उसके लिए एक प्रमुख शासकीय केंद्र था। तो ये बड़े बड़े शहर का निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान भी हुआ था। तो भारत में शहरों का इतिहास अंग्रेजों के आने के बाद शुरू नहीं होता है। यह औपनिवेशिक शासन की देन नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक शासन के पूर्व से ही भारत में बड़े और महत्वपूर्ण शहरों का निर्माण रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये शहर, जब भी कोई शहर, बड़ा शहर या नगर का निर्माण किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह हम देखें कि शहरों का विकास को हम तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला वो शासकीय शहर। शासकीय शहर का मतलब है कि जहां शासक का घर हो, उसकी राजधानी हो, उसके कार्यालय हो, जहां से वह समस्त देश पर नियंत्रण करता है। तो आगरा और दिल्ली ऐसे ही शासकीय केंद्र थे। दूसरे रूप में देखते हैं कि व्यवसायिक केंद्र। कुछ शहर व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और उसी के हिसाब से उनको बनाया बसाया। तो अंग्रेजों के आने के पहले भी बंगाल के हल्दिया में क्या था कि हमारा ये समुद्री बंदरगाह था और गुजरात के सूरत में था। तो ऐसे औद्योगिक शहरों की भी कमी नहीं है। कानपुर एक अच्छा शहर था। जमशेदपुर, वहां क्या था कि स्टील और लोहे के सामान का उत्पादन पहले भी हुआ करता था। तो और तीसरे श्रेणी में हम रखते हैं धार्मिक स्थल। अब जहां बड़े बड़े मशहूर मंदिर, देवी देवता हैं, तो वहां बड़ी संख्या में पूरे देश भर से ही क्यों कहें, बल्कि विदेशों तक से पर्यटक आते हैं और वहां अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब ये आते हैं तो उनको उसके लिए कई तरह की सुविधाएं चाहिए और उनको कई प्रकार के सामानों की वहां जरूरत होती है। तो नतीजा क्या है कि वहां व्यापार भी बढ़ेगा। तो अब देखिए तीनों में संबंध कैसे स्थापित होता है।
अगर एक शासकीय शहर का निर्माण हुआ है, एक शाही शहर का निर्माण हुआ है, तो वहां क्या होगा? राजा का महल होगा और किला होगी, वहां सैनिक होंगे, राजा के कार्यालय में काम करने तमाम तरह के लोग होंगे, और इन लोगों के दिन ब दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए खाद्यान्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, स्कूल चाहिए, धार्मिक केंद्र चाहिए, तमाम तरह की चीजें चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। तो उसका उद्देश्य तो शासकीय था, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए उसका विकास हुआ। अगर हम व्यावसायिक कहें तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक शहर कहें तो वहां भी यही होता है, वाणिज्य के लिए क्या, लेकिन वाणिज्य के लिए जब आप करेंगे तो वहां सरकार का हस्तक्षेप होगा, सरकारी कार्यालय होंगे, सुरक्षा के प्रबंध होंगे, तरह तरह के लोग रहेंगे, तरह तरह के देश और देश से बाहर के लोग वहां व्यापार करने के लिए आएंगे, उनकी जरूरतें होगी, उनकी मान्यताएं होगी, तो उसके हिसाब से उसको विकसित किया जाता है। और अगर धार्मिक कहें तो धर्म के नाम पर बड़े बड़े तीर्थ बने। अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे आप देखिए वाराणसी तो एक मशहूर शहर, उसके बाद क्या आप अगर दक्षिण में जाएं तो रामेश्वरम, पूरब में जाएं तो क्या है जगन्नाथपुरी। तो ऐसे शहर थे जहां ये धार्मिक कारणों से बने, लेकिन वहां प्रशासन को भी व्यवस्था करनी थी, लोगों के आने जाने की व्यवस्था करनी थी, लोग वहां कहाँ रहेंगे, लोगों के खाने पीने की कोई कठिनाई नहीं हो, लोग कुछ मार्केटिंग शॉपिंग इत्यादि करेंगे, तो इन सारी चीजों की व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से ये शहर बने। लेकिन मुगलों के समय में जो शहर, जैसे हम बता रहे हैं कि आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, लाहौर हुआ, तो ऐसे शहर बने। लेकिन कालांतर में हुआ क्या कि जैसे जैसे मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और क्षेत्रीय छत्र का उदय होने लगा, तो नतीजा क्या हुआ कि जब इन क्षेत्रीय छत्रपों का उदय होने लगा तो कई नवाब, कई शासक मुगल साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए और अब उनकी राजधानियां हो गई। तो लोगों का रुझान उस तरफ भी बढ़ने लगा और जो पहले के शहर थे उसकी चमक, उसकी दमक, उसका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा और उसके स्थान पर अब लखनऊ एक अच्छे शहर के रूप में विकसित हुआ, हैदराबाद एक अच्छे, मछलीपट्टनम एक अच्छे शहर के रूप में निर्माण हुआ। तो ऐसे शहरों का निर्माण मुगल साम्राज्य के दुर्बल होने के कारण पड़ा। लेकिन हम असली बात कर रहे हैं कि जो ये आपके कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई जो था, तो उसमें मद्रास कहे, आज चेन्नई कहते हैं, तो चेन्नई क्या हुआ कि 1639 ईस्वी में ये ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को, और किससे मिली? ब्रिटेन के राजा ने इसे कंपनी को दे दिया। और ठीक उसी तरह मुंबई को, या उस समय बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे को 1661 ईस्वी में राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और 1690 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटेन के सम्राट ने, अब ब्रिटेन के सम्राट ने कैसे दे दिया इसको? तो ब्रिटेन के सम्राट को यह दहेज के रूप में पुर्तगाल द्वारा, आप तो जानते हैं यहाँ जब हम उपनिवेश की बात करते हैं भारत में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो केवल इंग्लैंड और अंग्रेजी है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल इंग्लैंड और अंग्रेज ही नहीं थे। यहाँ कौन आए? पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। ठीक है, और लोगों का प्रभाव धीरे धीरे घट गया। अंग्रेज काफी लंबे समय तक और सबसे बड़े भूभाग पर यहाँ शासन करते रहे। तो इन कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये क्षेत्र उस समय शहर थे नहीं, ये क्षेत्र मिल गए। और ये तीनों क्षेत्र, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कलकत्ता हो, ये क्या थे कि मछली पकड़ने में यहाँ के लोग माहिर थे और यहाँ बुनाई का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो लेकिन अब क्या था कि ये चूंकि समुद्र तट पर बसे थे और यहाँ से समुद्र पार से, इंग्लैंड से समुद्री मार्ग से आने वाले जहाज आया करते थे। तो शुरू में अंग्रेजों की जो आर्थिक गतिविधि थी
तो यहां से वो कच्चा माल ले जाते, कपास, नील और तरह तरह के सामान। तो उनको ढुलाई के लिए तो समुद्री मार्गों का ही उपयोग करना था। तो इन समुद्री तटों पर उन लोगों ने अपने कंपनी के कार्यालय स्थापित कर लिए। बाद में तो धीरे धीरे वहां किला ही बना लिया। तो किला बना लिया और देश के और ये कपास का उत्पादन कहाँ होगा, किसी एक क्षेत्र में तो होगा नहीं। तो ये तो अलग अलग क्षेत्र में होना है, गांव में होना है, किसानों के द्वारा किया जाना है। तो इन सारे सामग्रियों को जमा करके, और इसमें कुछ भारतीय बिचौलिए भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो वो क्या करते थे कि जमा करते थे और यहाँ से समुद्री जहाजों के द्वारा वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। वहां इनका वस्त्र निर्माण होता था, वहां के लोगों को रोजगार मिलती थी और फिर उस बने हुए सामान को लाकर भारत में ही बेच दिया जाता था। तो ऐसा होने लगा। अब ऐसा करने से क्या था कि ये शहर क्या हो गए कि व्यापारिक केंद्र के रूप में। आज भी हम कहते हैं ना कि मुंबई पहले का बॉम्बे, तो ये मुंबई क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी। तो इस तरीके से इन शहरों का निर्माण हुआ। तो ये तीनों औपनिवेशिक शहर जब महानगर बनकर उभरे, किंतु पहले यहाँ क्या था कि मछली पकड़ने और बुनाई के काम। तो ये जगह की एक खासियत नहीं थी, ये तीनों जगह समुद्र के तट पर थे। और यही कारण था कि यह व्यापार के मामले में अंग्रेजों द्वारा जो व्यापार फैलाया गया भारत में, जो आर्थिक नियंत्रण स्थापित की गई, तो इन्हीं तीनों केंद्रों से हुआ। तो इन तीन केंद्रों से होने का नतीजा क्या हुआ कि सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने क्या कि अपनी किला बना ली। और किला के सुरक्षा के लिए क्या उनके सैनिक रहेंगे, उनके क्वार्टर बना दिए गए। अब सामान के ढुलाई के साधन वहां सड़कें, रेल और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाने लगी। और उसके साथ जो भारतीय लोग मिलकर काम करते थे, उन लोगों ने भी उस किला के बाहर शहर के पास ही अपनी बस्ती बसा ली शहर के रूप में। तो इस तरीके से इन तीन शहरों का विकास हुआ। तो किंतु ये क्या था कि ये जो पहले के जो शहर थे, जैसे हम दिल्ली को देखें, आगरा को देखें, लाहौर को देखें, या कुछ और भी शहर थे, तो ये क्या थे कि ये मुगल कालीन शहर थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये शहर बन गए तो वहां का बहुत फैल गए और पूरे देश से और लोग यहाँ आने लगे। किस लिए आने लगे? क्योंकि यहाँ उत्पादन का, व्यापार का, रोजगार के अवसर इतने बढ़ गए कि लोग रोजगार की तलाश में इन शहरों की तरफ आने लगे। तो इन शहरों का क्या हुआ कि आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ये बढ़ रही थी। अब देखा कि भाई इस नगरीय व्यवस्था को करने के लिए भी सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला कि भाई हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना कर देंगे। तो ये स्थापना कर दी और नागरिक विकास के नाम पर लोगों से वहां कर उगाही का भी प्रबंध कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के मन में एक आशंका थी। आशंका क्या थी कि अगर हम यहां से कर लेते हैं शहर के निर्माण के रूप में, सड़क के निर्माण के रूप में, उसके साफ सफाई के लिए, जल प्रबंधन के लिए, पेयजल के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, तो लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है। इसलिए उसने क्या किया कि एक चुना हुआ जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे, उन लोगों को भी शामिल कर दिया ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये शहर भारतीय के द्वारा ही, ये कर जो लिया जा रहा है भारतीय लोगों के द्वारा ही लिया जाए। अब एक पक्ष और देखते हैं कि पहले भी क्या था कि दो तरह के चीजें थी। एक तो हमारे गांव थे, तो गांव में और उसके बगल में एक छोटा मोटा शहर था। तो इन छोटे मोटे शहर को उस समय हम लोग कस्बा कहते थे। तो कस्बा एक शहर था। तो इन दोनों में मौलिक अंतर यह था कि गांव में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। वो कृषि का काम करते थे,
वनों से सामान इकट्ठा करने का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे। तो इस तरीके के काम गांव के लोग अधिक करते थे। और ये जो कस्बा बने, उस कस्बा में धनी किस्म के लोग, अमीर किस्म के लोग अच्छे भवनों को बनाकर आराम से रहते थे। वहां नागरिक सुविधाएं भी अधिक थी। नागरिक सुविधाएं कहें तो वहां यातायात के साधन थे, सड़कें थी, मंदिर थे, मस्जिद थे, स्कूलें थी, चिकित्सालय थे। तो इन तमाम तरह की चीजें। लेकिन ये गांव और कस्बा एक दूसरे से पूरी तरह अलग कभी नहीं थे। तो जब ये अलग नहीं थे तो क्या होने लगा कि गांव का उत्पाद शहरों में जाता था। क्योंकि कस्बा में या शहर में जो लोग रहेंगे तो उन्हें खाद्य सामग्री की जरूरत होगी। अब खाद्य सामग्री की जरूरत होगी तो खाद्य सामग्री का उत्पादन तो गांव में होता है, तो वहां से जाएगा। तो इस तरह से एक बीच का एक व्यापारी वर्ग भी उदित हुआ कि शहर में उत्पन्न होने वाले अनाजों को खरीदता था और ले जाकर क्या किया कि कस्बा में, शहरों में, नगरों में उसे बेच दिया। और फिर क्या हुआ कि वहां के व्यापारी इतने बढ़ गए कि वो सारा अपने शहर में इकट्ठा कर लिए और ये देखने लगे कि किन वस्तुओं का किन क्षेत्रों में अभाव है, वहां आपूर्ति भी करने लगे। तो इस तरीके से। और अच्छा, शहर के कुछ बने, शहर में कौन रहते थे भाई, वहां शिल्पी टाइप के लोग, कारीगर, व्यापारी और इस तरह के लोग रहने लगे। तो वो क्या करते थे कि जो यहाँ उत्पादन होता था, इन उत्पादनों की जरूरत गांव वाले को भी थी, तो यहां से बेचते थे। तो ये व्यापार के केंद्र। अब जब ये म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना तो अंग्रेजों ने इस बात पर जोर दिया कि इसके व्यवस्था के लिए हमें क्या करना होगा कि मैप बनाना चाहिए। क्योंकि उनका मानना था कि मैप ये अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका है। अब एक मैप देखकर आप बता सकते हैं कि कहां पर सड़कें हैं, कहां पर भवन है, कहां पर स्कूल है, कहां पर मंदिर है, कहां पर फैक्ट्रियां हैं, कहां पर उत्पादन के केंद्र हैं, कहां से सामान की ढुलाई होती है, कहां से सामान का वितरण होता है। ये तमाम चीजें वो मैप पर देखने लगे। तो एक तो इस मैप के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से इस पर जोर दिया गया। और इनमें जो भी मैप बनाए जाते थे और जब जब उसमें परिवर्तन होता था तो उसका रिकॉर्ड रखा रहता था। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जमा करके रखने पड़ते थे, तो वो रखते थे। तो आज ये जो रिकॉर्ड्स हैं म्युनिसिपैलिटियों के, अलग अलग शहरों के, वो उस समय के शहरों के विकास के इतिहास का सबसे अच्छा साक्ष्य या प्रमाण है। तीसरा काम क्या किया, अब अंग्रेजों को तरह तरह की योजनाएं बनाती थी अपने व्यापार के विकास के लिए, अपने लाभ के को इजाफा करने के लिए। तो उसने क्या किया कि कहा कि नहीं, हमको जनसंख्या का क्या करना है कि सेंसस करना है, गिनती करनी, जनगणना। तो सबसे पहले ये 1771 में हुआ जनगणना, और फिर क्या हुआ 1782 में हुआ। और ऐसे हुआ कि भाई प्रत्येक 10 वर्षों के बाद हम क्या करेंगे कि पूरे इलाके का हम जनगणना करें। और जनगणना में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, उनका रोजगार क्या है, वो किस पेशा में लगे हैं, उनकी शिक्षा क्या है, तमाम तरह। कुछ तो तार्किक थे और कुछ बेबुनियाद या अतार्किक थे। तो इस तरह का करता था। तो हम देखते हैं कि उस समय मुश्किलन 10 से 10.5% लोग शहरों में निवास। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि भारत गांवों का देश है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारी अधिकांश आबादी गांव में रहती। अब ये 1930-40 तक आते आते भी यह 15% से अधिक नहीं थी। तो 1940 तक जब ये 15% की आबादी थी, इसका मतलब क्या है कि 85% आबादी हमारा क्या था कि गांव में निवास करता था। तो अब उसी के आधार पर कि इनका पेशा क्या है, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनका धर्म क्या है, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनका
किस तरह से उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, किस तरह से योजना। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अंग्रेज क्या करते थे कि शहरों की योजना बनाते थे। अब एक और परिवर्तन आ गया, चूंकि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 शहर तो समुद्र के तट पर होने के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड तक भेजने के लिए या इंग्लैंड में बना हुआ फिनिश गुड, तैयार माल भारत में मंगाने के लिए तो अच्छे केंद्र बन गए। लेकिन जहां से इन सामानों को भेजना है उसी के आसपास तो इसका उत्पादन नहीं होता है। उसका उत्पादन तो क्या हो रहा है, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, गांव में, कस्बों में, देहातों में, दूर दराज के इलाकों में हो रहा है। तो यहां से उनको परिवहन का साधन चाहिए। तो पहले तो लोग क्या करते थे, शुरू में तो लोग बैलगाड़ी से, घोड़ा से, खच्चर से पर माल लाद के धीरे धीरे पहुंचाते थे। लेकिन अब इतने से अंग्रेजों का काम नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ कि 1853 में जब रेल का आविष्कार हुआ, आविष्कार क्या कहें, बल्कि भारत में रेलवे का प्रचलन शुरू हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले इन चारों बंदरगाहों को रेल मार्ग से जोड़ दिए और बीच बीच में अलग अलग जगह पर अलग अलग बड़े स्टेशन बनाए गए, माल गोडाउन बनाए गए। तो क्या हुआ कि जिस माल गोडाउन के नजदीक का जो क्षेत्र है वहां का माल आकर वहां जमा होगा, वहां से फिर उसको ट्रेन में लाद कर क्या करेगा, लेके ये बंदरगाहों तक पहुंचेंगे। और जब उल्टी दिशा में इंग्लैंड का माल भारत आता है तो वो समुद्र तट से क्या होगा, जब चलेगा तो बीच में इन छोटे छोटे इलाकों में जहां जहां ये, अब शहरों की एक और विशेषता ये हो गई कि प्रत्येक शहर में जो भी शहर थोड़े अच्छे थे वहां रेलवे से कनेक्टिविटी बढ़ गई, माल गोदाम बढ़ गए। अब रेल में काम करने वाले तो रेलवे के जंक्शन शहरों की एक विशेषता बन गई। और क्या हुआ कि वहां पर रेलगाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कॉलोनियां बनाई जाने लगी। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि रेलवे के डिपो बनाए जाने लगे। तो इस तरह से रेलवे भी उसकी एक बहुत बड़ी शाखा। तो इस तरीके से ये लोग, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों को ये लगने लगा कि नहीं, हम इन शहरों का इस तरीके से विकास करें जिसमें हम भारतीय समाज के लोगों को और अंग्रेजों को बांधकर उनको रियलाइज करें, बांटकर कि नहीं, ये ब्रिटिश क्या है कि भारतीय लोगों से हर मामले में श्रेष्ठ हैं, चाहे वो स्थापत्य के मामले में हो चाहे किसी और मामले में। तो शहरों का विकास भी इसी तरह किया गया कि उनको बांट कर दिखाया जाए। वो एक साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलने वाला था। तो इसीलिए आपको बताया ना कि चेन्नई में जो ब्लैक टाउन का विकास हुआ तो वहां एक तो व्हाइट टाउन बनाया आपने। तो व्हाइट टाउन में तो क्यों कौन रहेंगे, अंग्रेजों के अधिकारी रहेंगे, अंग्रेजों के कर्मचारी रहेंगे, अंग्रेजों के फौज रहेगी, तमाम तरह के लोग रहेंगे। लेकिन उनका साथ कौन देगा, गांव गांव से उनके लिए सामान खरीद कर कौन लाएगा, गांव गांव तक उनका सामान पहुंचाएगा कौन। तो ये बिचौलिए का काम करने वाले जो भारतीय थे, तो ये अगर बिल्कुल कटे गांव में रहे तो वहां से कर नहीं सकते। तो इन शहरों के आसपास इन लोगों ने अपनी बस्ती बनाई जहां ये लोग रहते थे। इनके मकान छोटे मोटे थे, कुछ हद तक तो झोंपड़ियों में रहते थे। चौल का निर्माण हुआ तो इस तरीके से ब्लैक टाउन का। लेकिन इसमें जो भारतीय थे, जो बिचौलिए थे, वो भी बड़ी अच्छी मुनाफा कमा रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े अपने घर बनाने लगे और साथ साथ क्या हुआ कि अपने धार्मिक केंद्र, मंदिरों का, स्कूलों का, अस्पतालों का निर्माण करने लगे। तो एक शहरों में व्यापक तरीके का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो पृथकीकरण का, सामाजिक पृथकीकरण की जो भावना थी वह किस तरह आगे बढ़ी, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।